स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये हमारा 4th पार्ट होगा और आज का जो टॉपिक होगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा कूलम्ब्स लॉ। COULOMB कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ के अंदर ये आपको क्या समझाता है? सबसे पहले तो हम इसकी स्टडी करने से पहले न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर क्या बताया गया था कि हमारे कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 और m2 होता था +1 क्लास 6th यूनिट के अंदर, तो इसके अंदर हमें क्या बताया था कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। मतलब ये जो m1 और m2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा r था, तो इसके लिए हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल किया था +1 क्लास के अंदर। और कंबाइंड इक्वेशन करने के बाद हमने इसको कुछ इस प्रकार से लिख लिया था कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r²। इस प्रकार से हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया था। तो कूलम्ब्स से क्या करता है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को के हिसाब से ये जो है उसके लॉ को अप्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन न्यूटन ने जो m1 m2 न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में जो समझाया था तो वो एवरी ऑब्जेक्ट के ऊपर समझाया था, लेकिन कूलम्ब्स क्या करता है कि इसी लॉ को शॉर्ट चार्जेस के ऊपर, छोटे छोटे चार्जेस के ऊपर भी अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है उसके बारे में एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। तो ये तो था हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, ये हमारी पिछली क्लास के बारे में हमने आपको समझाया। तो सेम वे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से कूलम्ब्स लॉ आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? मान लीजिए हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, जो कि इनकी पोजीशन जो है A और B पोजीशन के ऊपर इनको हमने सेट किया हुआ है और सेंटर से हम इसके चार्जेस को जो है रिप्रेजेंट करते हैं और इनका डिस्टेंस जो हमने इसको r से रिप्रेजेंट किया है। तो और हमने इन दोनों चार्जेस को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया कि ये दोनों जो है एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है करके दिखाते हैं, इनके अपोजिट इंचार्ज हमने इनको लिया है। तो इस हिसाब से हम इसको एक बार कूलम्ब्स लॉ डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोलता है उसको हम एक बार देख लेते हैं। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी 2 point charge is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them and act along the line joining the two charges। क्या बोलता है? इसने बोला द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी 2 point चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। मतलब या तो हम यहाँ पर दोनों चार्ज सेम ले सकते हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस, या दोनों चार्जेस को हम डिफरेंट ले सकते हैं प्लस या माइनस। तो ये बस इतना बताता है कि अगर मान लीजिए सेम चार्ज लेते हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस के डिफरेंट सेम चार्ज लेते हैं
तो ये रिपल्सन करेगा क्योंकि सेम चार्जेज आर रिपल्सन टू ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो मतलब यहाँ पर इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, इसने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी कि जितनी क्वांटिटी का चार्ज हम Q1 Q2 लेंगे उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा, क्योंकि वो चार्जेस के ऊपर डिपेंड करेगा हम सेम ले रहे हैं या डिफरेंट ले रहे हैं, उसी के हिसाब से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। और फिर क्या बोलता है कि द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। और यानी कि अब क्या बोलता है कि F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब Q1 फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्सन करेगा Q2 के ऊपर और Q2 फोर्स अप्लाइड करेगा Q1 के ऊपर, इसलिए R डिस्टेंस इसका Q1 से Q2 हो जाएगा और R2 डिस्टेंस यानी कि R2 जो अनदर जो R है वो इसका डिस्टेंस होगा Q2 से Q1 की, इसलिए हमारे पास ये जो है 1/r² आता है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हम इसको मेंशन कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के हिसाब से कंबाइन द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R²। और जैसे ही मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो मेरे पास K आएगा, Q1 Q2 बाई R²। K इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, हम लिख लेते हैं K इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो लेकिन और K जो है वो हमारा बराबर होता है 1/4πε0, मतलब F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। जो अब हम इनकी वैल्यूज़ के बारे में एक बार रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू यानी कि इन CGS में अगर हम इनकी वैल्यू को लेंगे तो CGS में इसकी वैल्यू जो होगी K की वो हमारी होगी K इज इक्वल टू 1 की, CGS मतलब सेंटीग्राम और सेकंड। और इसी प्रकार अगर हम इसको MKS जो हमारे नॉर्मल SI यूनिट्स जो होती हैं उसके हिसाब से अगर लेते हैं तो K की वैल्यू जो होगी हमारी 1/4πε0 होगी, और मतलब जिसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कूलम इज़ द चार्ज की SI यूनिट होती है। और एप्सिलॉन नॉट जो हमारा ये एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल हुआ है, एप्सिलॉन नॉट ये क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि फ्री स्पेस वो बाद में हम एक बार इसको डिस्कस करेंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर हम एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशनल अगर देखें तो डायमेंशनल क्या होगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला जो हम जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट की, तो वो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट m1 m-1 l-3 T4 और a²। ये हमारा क्या होगा, इसका डायमेंशन फार्मूला होगा। और जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमने K का जो कांस्टेंट जो करा था वो किसके ऊपर क्या डिपेंड होता है उसके बारे में एक बार और इसके अंदर स्टडी कर लेते हैं, थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। K depends on the nature of medium
नेचर ऑफ मीडियम separating the charge and on the medium separating charges and on the system of unit मतलब क्या कहा कि जो k जो है यानी कि k की वैल्यू जो हमने क्या पुट की थी यहाँ पर k की वैल्यू जो हमने पुट की थी 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट, ये डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर और वो किस प्रकार के ऑब्जेक्ट के ऊपर किस प्रकार वो सेपरेट हो रहा है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहाँ पर स्टॉप होता है। कूलम्ब्स लॉ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको करना ही है, फेयर कॉपी में उतारना है, इसको समझना है। आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही होगा और कल हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को समझेंगे। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आता है तब हम नेक्स्ट टॉपिक को अच्छी प्रकार से समझेंगे। धन्यवाद।